और इसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत सारे लेक्चर्स प्रिपेयर करने के बाद स्टूडेंट्स हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि क्यों ना आपको ग्रामर सिस्टमेटिक वे में फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू एंड पढ़ाया जाए। और यही बात सोचते हुए हमने आज ये एक नया प्रोग्राम शुरू किया है कि जो क्लोजेज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और एकेडमिक्स से लेकर के कॉम्पिटिटिव लेवल तक आता है। और हम सिर्फ इतना जानते हैं कि कंजंक्शंस क्या होते हैं और कौन कौन से कंजंक्शंस होते हैं, लेकिन जैसे ही क्लोजेस की बात आती है और ये पता चलता है कि कौन सा कंजंक्शन किस क्लोज में आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जब क्लोजेस की बात आती है तो जैसे ही नाम आते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज, तो कंफ्यूजन शुरू हो जाता है और परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो हमने सोचा कि क्यों न आपको क्लोजेस की डेफिनेशन से लेकर के क्लोजेस को आइडेंटिफाई करने से लेकर के फ्रेजेस से डिफरेंशिएट करते हुए डिटेल में अप टू द एंड पढ़ाया जाए। तो ये लेक्चर आप अप टू द एंड देखिएगा और इसके बाद जो ये सीरीज हम शुरू करने वाले हैं इस लेक्चर के आगे, तो आपको बहुत आगे एकेडमिक से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल्स तक ले जाएंगे। सारे कंजंक्शंस को आपको बताएंगे, कौन सा कंजंक्शन कहाँ लगता है, वो किस कैटेगरी का है, कंजंक्शंस कितनी तरह के होते हैं, और साथ साथ में क्लोज का एनालिसिस भी कराएंगे ताकि आप किसी भी सेंटेंस को देख करके ये पहचान सकें कि ये कौन सी क्लोज है और कितना पार्ट काटने के बाद कहां से क्लोज शुरू होती है और किस क्लोज के दायरे में आती है। कॉम्पिटिटिव लेवल में अब इस तरह के क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं कि आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाने लगा है। सेंटेंस का एक पार्ट दे दिया जाता है, पूछा जा सकता है कि ये क्या है, ये एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, नाउन क्लोज है या कोई और क्या है, और फ्रेजेस है या क्या जो भी है। तो इस तरह से अब हमें इंग्लिश को इस तरह से स्टडी करना पड़ेगा कि हम किसी भी सेंटेंस को पूरा लिख लें और हम उसके हर वर्ड को बता सकें कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है और इसमें कहाँ वर्ब है, कहाँ से क्लोज शुरू होती है, कि क्या ये सिंपल है कि क्लोज है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्लोज। स्टूडेंट, दिस इज रहमान एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट। द क्लोजेस, क्लोजेस क्या है, चैप्टर है द क्लोजेस, शुरू होता है क्लोज से और क्लोज को लेकर के आप जानेंगे क्लोज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड इट हैज इट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है। देखिए, कोई भी सेंटेंस जब आप लिखते हैं तो लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से पहले जितना पार्ट होता है सारा सब्जेक्ट होता है और से हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब से आगे का सारा पार्ट आपका प्रेडिकेट में आता है। शॉर्ट में इतना जान लेते हैं। और क्लोज कैसा पार्ट होता है आइए समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा आई केम एंड सैट विथ माय फ्रेंड्स, I came and sat with my friends. तो यहां पर आपने देखा कि एक वर्ब आई, वर्ब 1 और दूसरी वर्ब आई, वर्ब 2। तो यहां पर क्या हुआ कि इस वर्ब पर आपकी एक क्लोज पूरी हो गई, यहां पर दूसरी क्लोज शुरू हो गई और ये जो सब्जेक्ट है ये दोनों वर्ब्स में कॉमन है। तो जैसे कि हमने कहा अपना सब्जेक्ट एंड या प्रेडिकेट होता है, तो कई बार इंपेरेटिव में सब्जेक्ट हम डिस्प्ले नहीं करते हैं तो वहां पर हमें वर्ब को क्लोज में मान लेना होता है। तो इस तरह से यहाँ पर दो क्लोजेस हुई। साधारण शब्दों में आप इस तरह समझ लीजिए, इफ यू हैव मोर देन वन वर्ब्स देन डेफिनेटली देयर आर टू क्लोजेस। तो यहाँ पर आपकी दो वर्ब्स हो गई हैं, केम एंड सैट। तो केम एंड सैट होने पर ये आपका क्लोज हो गया। अगर हम कहें आई टॉट यू, आई टॉट यू, तो आई टॉट यू में आप देख रहे हैं कि केवल एक फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब मींस मेन वर्ब, और एक मेन वर्ब आने वाला सेंटेंस सिंपल होता है, चाहे वह इंटरोगेटिव ही क्यों न हो। तो इस तरह से अगर हम कहें आई सॉ दैट अ मैन वाज रनिंग, अ मैन वाज रनिंग। आप यहां पर देख रहे हैं कि आई सो एक पार्ट है, दैट अ मैन वाज रनिंग दूसरा पार्ट है। तो यहां पर ये पूरा एक क्लोज है और ये सारा आपका क्लोज 2 है, जबकि ये क्लोज 1 है। तो यहां पर 2 क्लोजेस हैं। तो हम कहेंगे कि ये इस सेंटेंस का, सेंटेंस मींस एक फुल स्टॉप, एक फाइनल पंक्चुएशन मार्क,
उसका ये एक क्लॉज है, ये दूसरा क्लॉज है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सेंटेंस का एक पार्ट है और सेंटेंस का ये दूसरा पार्ट है। इसका अपना सब्जेक्ट है, इसका अपना प्रेडिकेट है, इसका अपना सब्जेक्ट है और इसका अपना वर्ब है। ठीक है, अ मैन वाज रनिंग। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्लोज है। अब जब क्लोज की बात करते हैं तो इतनी सारी क्लोजेस हमें देखने को मिलती हैं, तो इनको समझने से पहले हम फ्रेज समझ लेते हैं ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिए जो फ्रेज है, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और विदाउट एडिंग एंड विदाउट एडिंग अदर वर्ड्स its sense is not clear। जब तक दूसरे वर्ड इसमें नहीं मिलाए जाते इसका सेंस क्लियर रहता है। इसके अंदर सेकंड थिंग होती है कि हैज नो वर्ब। ये 2 पॉइंट्स आपके यहां पर आपने देखे। देखते हैं एग्जांपल। जैसे कि हम कहें गोइंग टू द मार्केट, तो गोइंग टू द मार्केट में ना वर्ब है ना सब्जेक्ट है। बात समझ में नहीं आती कि आखिर क्या कहना चाहता है स्पीकर। गोइंग वर्ब नहीं है, गोइंग पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल क्या होता है अगले लेक्चर्स में आप देखेंगे। तो गोइंग टू द मार्केट ऑन द टेबल। तो इस तरह की कुछ बातें आती हैं जो कि फ्रेज कहलाती हैं। तो इनमें क्या होता है कि मेन वर्ब आपको नहीं मिली, ये पूरा सेंस नहीं दे पाता। कई बार जब हम वर्बल फ्रेजेस याद करते हैं, जैसे कि आपने कहा गिव अप, तो आप कहेंगे कि यहाँ तो वर्ब भी आ गई है, यहाँ तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, तो ये फ्रेज क्यों नहीं हुआ। बिल्कुल, तो आप कहेंगे कि वर्ब होने पर आपने कहा कि वर्ब नहीं आती लेकिन यहाँ वर्ब है, तो हम आपको बता दें ये वर्बल फ्रेज है। यानी वर्ब में जब एक से ज्यादा और वर्ड्स मिलकर के वर्ब का सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं तो वह वर्बल फ्रेज होता है, वह भी फ्रेज की कैटेगरी में आता है। और अगर ये अपने ऊपर टेंस लिए होता, इसका अपना सब्जेक्ट और कुछ ये अपना सेंस दे रहा होता, तो ये क्लोज की दायरे के अंदर आता। ये वर्बल फ्रेज है। तो फ्रेज बहुत तरह के होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्बल फ्रेज और प्रीपोजिशन फ्रेज। तो इस तरह से एक से ज्यादा वर्ड में जब किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप कहते हो तो वह फ्रेज में चेंज हो जाता है। तो अब हम यहां से समझना शुरू करेंगे कि प्रिंसिपल क्लोज क्या होती है। अभी हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखने हम जा रहे हैं और उस सेंटेंस में आप क्या समझेंगे। एक सेंटेंस हमने लिखा, आई सॉ that he was studying। he saw that he was studying। तो यहां पर जो सो आया, जनरली शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि यहां पर जब सो आया और उसके बाद ये आपका जो कंजंक्शन लगा, तो अब हमें इसमें देखना है कि कौन सा प्रिंसिपल क्लोज है, कौन सा सबऑर्डिनेट क्लोज है। सबऑर्डिनेट क्लोज आखिर होता क्या है। जैसे ही हमने बोला आई सो, तो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी जगी कि क्या क्या देखा। हमने देखा कि वह पढ़ा रहा है या पढ़ा रहा था, जो भी है, हमने देखा कि वह पढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्रिंसिपल क्लोज और ये हुआ हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज। ये हुआ हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज उस क्लोज को कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस जो कि पूरी तरह से असरदार नहीं होता, वो किसी दूसरे पार्ट के सबऑर्डिनेशन में काम करता है, वो उस पर डिपेंड होता है और प्रिंसिपल इंडिपेंडेंट होता है। बिल्कुल आप अपने स्कूल स्टाफ की तरह से देखिए, प्रिंसिपल इंडिपेंडेंट है और टीचर सबऑर्डिनेट है। तो जैसा ये कहेंगे वैसा होगा। तो इसका असर इस पर पड़ा, चूंकि ये पास्ट था, यहां पर पढ़ा रहे हैं में इज आना था, लेकिन ये पास्ट होने की वजह से आपने इसकी जगह वाज किया, तो सबऑर्डिनेट हुए, इनको फॉलो करना पड़ा किसको, प्रिंसिपल को। ऐसे भी समझ सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्लोज ये हुआ।
इसकी डिटेल्स आगे लेक्चर्स में आप और अच्छे से समझेंगे कि कैसे हम प्रिंसिपल क्लोज को पहचानते हैं, लेकिन शुरू में आप बस इतना समझ लीजिए क्योंकि कम टाइम में जानना है कि जिसके साथ ये कंजंक्शन जुड़ा है वो सबऑर्डिनेट क्लोज है। अब सबऑर्डिनेट क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज में डिफरेंस। सबऑर्डिनेट क्लोज जैसे कि नाम है सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेशन, सहायक या किसी का मातहत या किसी का कहना मानने वाला, तो वह किसी पर निर्भर होता है यानी डिपेंडेंट, और ये इंडिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट वाला सबऑर्डिनेट होता है। अब कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट हमने कहा ही came because he wanted to study। तो आप देख रहे हैं या he came, वह आया, स्टडी करना चाहता था, वो उसकी एक सोच थी। तो ये वाली बात डिपेंड कर रही है कि किस लिए आया, कि उसे पढ़ना था। He came because he wanted to study, वह आया क्योंकि उसे पढ़ना था। तो पहली चीज कि इसके अंदर कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन से आगे जो चला ये आपका सबऑर्डिनेट होगा, और he came आपका प्रिंसिपल क्लोज होगा। He came किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन वह चाहता था पढ़ना, तो उसने मेन वर्क क्या किया, came, तो he came। तो कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि पहला सेंटेंस ऐसा है, बाद का सेंटेंस ऐसा है। स्टॉप टॉकिंग लाइक दिस। पहला सेंटेंस कुछ नहीं होता, आप उस पार्ट को जिसमें मेन वर्ब है हमेशा क्लोज बोलिए। और एक फुल स्टॉप का मतलब, एक फाइनल पंक्चुएशन का मतलब एक सेंटेंस होता है, चाहे वह 20 लाइन में या उससे ज्यादा में ही क्यों न हो। तो इस तरह से ये हुआ नाउन क्लोज। ये नाउन क्लोज क्यों हुआ? क्योंकि ये पूरे का पूरा आपका किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन ये हो नहीं सकता, तो ये हुआ नाउन। इसके बाद आपका आया ये है एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज कैसे है? क्योंकि ये व्हाई का आंसर दे रहा है, व्हाई का आंसर देने वाले एडवर्ब क्लोज होते हैं। हम आपको समझाएंगे कि एडजेक्टिव क्लोज क्यों होता है, अगले लेक्चर में देखिएगा। एडवर्ब क्लोज क्यों होता है, और नाउन क्लोज क्यों होता है। इसके बाद हमारा आया अगला सेंटेंस, अब हम लेंगे कोऑर्डिनेट क्लोज पर बेस्ड। तो कोऑर्डिनेट क्लोज पर बेस्ड सेंटेंस हमने लिखा, शी वांटेड टू स्टडी, सो शी फोकस्ड इंग्लिश। अब यहां पर ये ध्यान रखना है आपको कि सो के साथ जो भी क्लोज आती है वह क्या होती है, वह होती है कोऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, तो यहां से आपकी कोऑर्डिनेट क्लोज शुरू हो गई, और ये हुई आपकी प्रिंसिपल क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज कोऑर्डिनेट क्लोज के साथ भी आती है, और प्रिंसिपल क्लोज आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ भी आती है। अब यहां पर हमारे सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, She is working but her brother is not interested in it। तो यहाँ पर एक क्लोज आपकी रही, दूसरी क्लोज जो बीच में कंजंक्शन आया से आगे शुरू हो गई। तो हम यहाँ पर पाते हैं कि इसके टैक्स का इस पर कोई असर होने वाला नहीं है, और जब ऐसा होता है तो जनरली वहां पर कोऑर्डिनेट क्लोज होता है। हालांकि कई केसेस और भी अलग हैं, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कि कोऑर्डिनेट क्लोज है, और यहाँ पर ये आपका कंजंक्शन है, दूसरी क्लोज इस कंजंक्शन से आगे शुरू हुई। तो ये जो पार्ट है ये प्रिंसिपल क्लोज है, और ये आपका कोऑर्डिनेट क्लोज है। तो कोऑर्डिनेट क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज में क्या हम एक जैसी बात देख रहे हैं कि वह वर्क कर रही है, इंडिपेंडेंट है, उसका वर्क होना उसके ब्रदर के इंटरेस्टेड होने या न होने से कोई मतलब नहीं है। ये अपना एक पूरा रियलाइजेशन कराता है, और दूसरा पार्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे को के ऊपर आधारित नहीं है, इसलिए हम इसको कोऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। कोऑर्डिनेट क्लोज का मतलब क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन बनाने से, अलग अलग अपनी तरह से काम करने से, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो कोऑर्डिनेट क्लोज है। तो अब हमारे पास यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, पहले हमने देखा प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है।
तो प्रिंसिपल क्लोज तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के में जरूर ही होता है, और सबऑर्डिनेट से पहले या बाद में, कोऑर्डिनेट से पहले बाद में होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो द टीचर है ये प्रिंसिपल क्लोज है, और यहाँ ये इसके हिस्से में आता है, और दैट से आगे का जो सारा पार्ट है ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है। सबऑर्डिनेट क्लोज क्यों है? क्योंकि इसके टेंस के अकॉर्डिंग आपका इसका टेंस चेंज होता है, ये बात अलग है कि मस्ट चेंज नहीं होता। इसी तरह से मोहन्स मॉम, अब यहाँ पर ये मॉम है, मॉम के लिए हु जो आया, जो करके उसकी सारी यहाँ पर कुछ एडिशनल सेंस लगाया गया, कुछ नाउन के सेंस में ऐड किया गया, विशेषता बताई गई। तो ये आपकी एडजेक्टिव क्लोज है जहां से इस तरह का कंजंक्शन लगाते हैं, और ये पूरी मोहन्स मॉम से लेकर के इज एब्सेंट टुडे तक ये आपका जो है प्रिंसिपल क्लोज है। इसके बाद यहाँ से आया बिकॉज, बिकॉज कंजंक्शन से आगे का सारा आपका एडवर्ब क्लोज है, क्योंकि ये फाइव का आंसर देता है। अब एडवर्ब क्लोज किसे कहते हैं ये आप अगले लेक्चर में समझ पाएंगे। तो और इससे पहले जो सारा पार्ट है ये आपका प्रिंसिपल क्लोज है। अब यहाँ पर आते हैं कोऑर्डिनेट क्लोज के लिए, ये इस पर डिपेंडेंट है, ये इस पर डिपेंड करता है, और इसी तरह से ये वाला पार्ट इस पर डिपेंड करता है। तो जो डिपेंड करता है वो सबऑर्डिनेट, जिस पर करता है वो प्रिंसिपल। लेकिन जो कोऑर्डिनेट वाला पार्ट है, जो कोऑर्डिनेट वाला पार्ट है मोटिवेटेड मी, ये अलग अपने आप में इंडिपेंडेंट है, और माई अंकल आए वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो माई अंकल आए केम, और ये इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे पार्ट पर डिपेंड नहीं करता, और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, ये एक अलग पार्ट है। दोनों बातें अलग अलग हैं, दोनों हम वजन है बराबर अपना अधिकार रखती है, वजन रखती है, और आप कह सकते हैं कि कोई किसी पर डिपेंड नहीं है। तो ये कोऑर्डिनेट क्लोजेस हुई। आई होप कि कोऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज को लेकर के आपके जो डाउट्स हैं वो दूर हो गए होंगे। और क्या आप क्लोज से रिलेटेड और कौन से क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि प्रिंसिपल क्लोज क्यों होती है, सबऑर्डिनेट क्लोज को सबऑर्डिनेट क्लोज क्यों कहते हैं, ऐसे ही कोऑर्डिनेट है। तो ये आप बिल्कुल 2 मिनट के अंदर जान जाएंगे। वो एक अलग ही टॉपिक होगा, इसलिए अलग लेक्चर में उसको हम आपको पेश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट फॉर watching और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। प्लीज कीप ऑन वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स अ लॉट।